हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 10 नवंबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि देखिए, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे आपका ही रिवीजन होगा और जिससे कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। चलिए पहला प्रश्न है, विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपको बताना है कि विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 8 नवंबर, बी ऑप्शन है 9 नवंबर, सी ऑप्शन है 10 नवंबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता हो कि विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है 10 नवंबर को, यानी आज के दिन विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात यह है कि देखिए क्या जरूरत पड़ी, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। तो टीका के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना ताकि संक्रमण बीमारियों से बचा जा सके, इसलिए प्रत्येक 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको बताना है कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो आपको याद रखना है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के पास स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सी ऑप्शन सही है। साथ ही साथ इसे 2012 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। जिम कार्बेट नेशनल पार्क के पास है। 2012 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो आप याद रखेंगे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में विधि कार्य विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है विधि कार्य विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में किस पर्सनालिटी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है अंजू राठी राणा, बी ऑप्शन है सावित्री सिन्हा, सी ऑप्शन है प्रीति दिवाकर, डी ऑप्शन है कल्पना अग्रवाल। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है भारत की पहली महिला सचिव यानी विधि कार्य विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में डॉक्टर अंजू राठी को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। देखिए, ये जो है डॉक्टर अंजू राठी राणा जो है ये भारत की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और भारत सरकार में इस पद को संभालने वाली ये पहली महिला है। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्यविधि विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में डॉक्टर अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है विधि कार्य विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में देखा गया हीमोफीलिया ए किस प्रकार की बीमारी है? इसमें आपको हीमोफीलिया ए के बारे में बताना है कि किस प्रकार की बीमारी है। पहला ऑप्शन है तंत्रिका संबंधी विकार, बी ऑप्शन है हृदय संबंधी विकार, सी ऑप्शन है दुर्लभ अनुवांशिक रक्त विकार, सी ऑप्शन है श्वसन संबंधी विकार। तो हीमोफीलिया ए के बारे में आपको याद रखना है कि ये एक जेनेटिक रक्त विकार है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। जेनेटिक रक्त विकार है और इसमें क्या होता है कि रक्त सामान्य रूप से यहाँ पर जमता नहीं है क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नामक आवश्यक प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे कि हीमोफीलिया ए नामक रोग यहाँ पर हो जाता है। तो ये दुर्लभ अनुवांशिक रक्त विकार है। हीमोफीलिया ए के बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? इसमें आपको थाडो जनजाति के बारे में बताना है। देखिए, ट्राइब से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी आपको दिखे तो आपको याद कर लेना है क्योंकि हर एग्जाम में आपको ट्राइब से एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर बात हो रही है थाडो जनजाति को लेकर, ये मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है जनजाति। पहला ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है ओडिशा, डी ऑप्शन है बिहार। तो थाडो जनजाति जो है ये मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में निवास
करती है? ए ऑप्शन करेक्ट है, मणिपुर में निवास करती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है केरल और असम जैसे अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी ये पाई जाती है, यानी कि स्पेशली ये मुख्य रूप से निवास तो मणिपुर में करती है, लेकिन मेघालय और असम जैसे राज्यों में भी पाई जाती है। और मणिपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी गैर नागा जनजातियों में से एक है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तिखिर जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? इसमें आपको तिखिर जनजाति के बारे में बताना है कि मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है मिजोरम, डी ऑप्शन है नागालैंड। तो तिखिर जनजाति के बारे में आपको याद रखना है कि नागालैंड में पाई जाती है, मुख्य रूप से नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, तो नागालैंड में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, आपको याद रखना है। मुख्य रूप से तिखिर जनजाति नागालैंड राज्य में, जो कि नॉर्थ ईस्ट राज्य है, यहाँ पर पाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। डोंगफेंग 100 जो खबरों में देखा गया था, किस देश की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? यहाँ पर आपको डोंगफेंग 100 के बारे में बताना है कि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो किस देश के द्वारा, यानी किस देश के द्वारा विकसित किया गया, किस देश का है? पहला ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है रसिया। तो आपको डोंगफेंग 100 के बारे में बताना है कि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो किस देश की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो इसका पहला ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है रूस। तो आपको याद रखना है कि ये जो है ये चीन की मिसाइल है। ठीक है, यानी कि डोंगफेंग 100 चीन की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सी ऑप्शन करेक्ट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ऐसे देखिए, जो भी इंडेक्स से प्रश्न आपको दिखे, बिल्कुल आपको एक जगह नोट कर लेना है, जिससे कि आपको आसानी से रिवीजन आप कर सकें, और एग्जाम में अगर इंडेक्स से प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत ना हो, इसलिए आप एक नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के बारे में कि इसमें भारत की रैंक क्या है। पहला ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक चौथी है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, भारत की रैंक चौथी है। यह रैंकिंग भारत की महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं, जिसमें विशाल जनशक्ति, उन्नत हथियार और पर्याप्त रक्षा बजट शामिल है, और इसको दर्शाता है। तो आपको याद रखना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की चौथी रैंकिंग है। ठीक है, चौथे नंबर पर हमारा देश यहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बताना है कि किस राज्य में स्थित है तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। महाराष्ट्र मुंबई के पास पालघर जिले में बसई और विरार के पूर्व में एक पहाड़ी पठार पर स्थित है। तो अगर लोकेशन पूछा जाए तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ऐसे तो इसमें देखिए यही राज्य पूछा गया है, तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोरलोछू जल विद्युत परियोजना जो समाचार में देखी गई थी, किस देश में स्थित है? इसमें आपको खोरलोछू जल विद्युत परियोजना के बारे में बताना है कि समाचारों में देखा गया था, बात करेंगे क्यों न्यूज़ में था। तो किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन है म्यांमार। तो खोरलोछू जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। और ये न्यूज़ में क्यों रहा? तो इसमें भारत और भूटान की भागीदारी है, इसलिए न्यूज़ में रहा। तो आपको याद रखना है खोरलोछू जल विद्युत परियोजना। यहाँ पर आप नाम याद रखेंगे, खोरलोछू जल विद्युत परियोजना ये किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है भूटान में स्थित है, और भारत भी इसमें भागीदार लिया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे मिलाकर देखिए हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो अगर आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।